बहुत सारा टेक्निकल टर्म, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और आपका जीएस का दोनों के आंसर राइटिंग में डिफरेंस होता है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम लोग बहुत डिफर नहीं कर पाते हैं। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछ रहा है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टर्म आना चाहिए, जो साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक प्रोसेस है, को कैसे हम लोग एप्लीकेशन साइंस एंड टेक का यूज करके उस चीज़ को और बेहतर बनाएंगे। इससे पहले हम लोग पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पे बात कर चुके थे। डिजास्टर मैनेजमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया और बिहार दोनों का बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट पे, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। ये लगभग पॉसिबल 20 टॉपिक्स पे चर्चा हम लोग करेंगे। ये आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट इसी के अराउंड टॉपिक रहता है। डिजास्टर, पॉल्यूशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, पॉवर्टी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्मार्ट सिटी, ई गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर। तो इसी में हम लोग एक-एक दिन देखते जाएँगे, और जहाँ पे एकदम टोटली ब्लैंक है, वहाँ पे भी कैसे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, कैसे हम साइंटिफिक टर्म इनपुट डालते हैं, इससे पहले भी हम लोग क्लास में सीखे हैं और आज की क्लास में भी सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक इन वेस्ट मैनेजमेंट। तो चाहे इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया हो, इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार हो, उससे संबंधित कौन-कौन से स्कीम्स है, उससे संबंधित क्या-क्या टेक्निकल टर्म्स है, कौन-कौन से शब्द है जिसको हम लोग इनपुट डाल सकते हैं, और कैसे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि कैसे हम लोग वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। वो चीज़ हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का कैसे उसको यूज़ करना है। बाकी हम लोग जो पढ़ते हैं, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या आपका सीपीसीबी या एसपीसीपी, वो सारा जीएस का टर्म है। या जो भी संस्थाएँ हैं, बेसल कन्वेंशन है, रोटरडम कन्वेंशन है, ये सब जीएस का चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जब प्रश्न आता है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक, तो उसको हम कैसे इंक्लूड करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ये आपका प्रश्न है, हाउ साइंस एंड टेक हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड बिहार, ब्रीफ सम मेजर्स एंड इनिशिएटिव व्हिच आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट। साइंस एंड टेक कैसे हेल्प करता है, जो भी वेस्ट है, जो भी गंदगी है, उसको कैसे मैनेजमेंट करने में, एग्जाम्पल के साथ समझाइए, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी और बिहार के संदर्भ में भी। ब्रीफ सम मेजर्स इनिशिएटिव व्हिच आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट। साथ-साथ ये भी बताना है कि कौन-कौन से मेजर्स, कौन-कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। ये छोटा-सा एग्जाम्पल, ये आपका डेफिनेशन हो गया, या उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। Waste management is a critical aspect of sustainable development and environmental conservation. With increasing urbanization, industrialization, consumption, waste generation, तो ये सब टर्म है कि आज समय में वेस्ट जनरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट जो है क्यों आज महत्वपूर्ण हो गया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। क्यों एस्पेक्ट है? क्योंकि आज के समय में हमारा बढ़ती हुई शहरीकरण, औद्योगिकरण, कंजम्पशन, उपभोगकरण, और साथ-साथ हम लोग बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट का जनरेशन करते हैं। एक्स्पोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, जो कि आवश्यक बनाता है नेसेसिटेटिंग एफिशिएंट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन, ताकि एक ऐसा एफिशिएंट और इनोवेटिव सॉल्यूशन हो इस मैनेजमेंट के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इनटू सस्टेनेबल। ये देखिए, सब टर्म है, ये सबको सीखना है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन में हो या कंक्लूजन में हो, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म डालें, ताकि लगे कि हाँ, एक मतलब परफेक्ट इंट्रोडक्शन आपका शुरुआत हो रहा है या परफेक्ट एंडिंग हो रहा है। डाल दें सस्टेनेबल, एफिशिएंट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सतत, एफिशिएंट मतलब होता है उचित, इफेक्टिव और एनवायरमेंटल फ्रेंडली, पर्यावरण हितैषी। अब देखिए वेस्ट के बारे में है कि कौन-कौन से तरीके वेस्ट हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑन प्रॉपर्टी, वेस्ट ऑन origin and type, based on states of matter,
वेस्ट ऑन हेल्थ। अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या हो गया? सॉलिड, लिक्विड, वेस्ट मैनेजमेंट। लिक्विड में जानते हैं, अब देखिए सॉलिड का क्या मतलब है? जो भी अनवांटेड मटेरियल्स जो सॉलिड फॉर्म में होता है, चाहे वो रेसिडेंस से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, कमर्शियल पर्पज से जो भी फैक्ट्री वगैरह उससे निकलता है। लिक्विड में आप जानते हैं घर से भी निकल सकता है, फैक्ट्री से निकल सकता है, जो अलग अलग चीजें हैं लिक्विड के फॉर्म में जो भी हमारा वेस्ट है। गैस के फॉर्म में जो वेस्ट, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग होता है या ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री से निकलता है या CO2 है या मीथेन है, जो भी है ये सॉलिड लिक्विड गैस का। उसी तरीके से बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज बायोडिग्रेडेबल और देन बायोडिग्रेडेबल बेस्ड ऑन ऑरिजिन एंड टाइप, अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रियल, म्युनिसिपल, बायोमेडिकल, एग्रीकल्चर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि और बेस्ड ऑन हेल्थ, हैजार्डस और नॉन हैजार्डस। ये हुआ कि शॉर्ट आप ब्रीफ बता दिए कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, कितने प्रकार के वेस्ट हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए ये आपका माइंड मैप है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखें या नोट्स बनाएं तो हमेशा प्रयास ये करना है कि उसका एक माइंड मैप हो। माइंड मैप इसलिए जरूरी होता है कि आप अगले 2 पेज 4 पेज क्या लिखने वाले हैं। एक तो पहला बेनिफिट होता है एग्जामिनर को भी कि ये एग्जामिनर फ्रेंडली कॉपी होता है। दूसरा बेनिफिट आपको भी होता है कि आप जो मेन टॉपिक है, मेन इसेंस है, उससे भटकते नहीं है। तो दोनों को ध्यान रखना होता है। इसलिए ये अब मान लीजिए कि कौन-कौन सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, कि कैसे हम लोग वेस्ट को डिस्पोजल कर सकते हैं एफिशिएंट तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से। जैसे यहाँ पहला लिखा गया है वेस्ट रिडक्शन एट सोर्स, दूसरा है वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। सॉरी। अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, वेस्ट रिडक्शन एट सोर्स। इसका नाम से क्लियर है कि जहां से वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो घर हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, कमर्शियल पर्पज से बिल्डिंग हो सकती है, वहां से हम लोग कैसे रिडक्शन करें, मतलब वेस्ट कम से कम निकले, अधिक से अधिक फिल्टर होकर निकले, अधिक से अधिक रिसाइकल होकर निकले, मतलब वहां पे रिडक्शन ही कम हो, मतलब वेस्ट का जो प्रोडक्शन हो कम हो। इसलिए वेस्ट रिडक्शन एट सोर्स, जहां से वेस्ट निकल रहा है वो निकले ही कम। दूसरा क्या है, वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। हम लोग जो भी कचरा आ रहा है उसको कितने अच्छे तरीके से कलेक्ट करते हैं, कितने सेफली तरीके से, और उसको साथ साथ सेग्रीगेट करते हैं कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन सूखा है, कौन गीला है। आप लोग चाहे शहर में रहते होंगे या ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे, तो दोनों जगह पे बाल्टी दिया गया था। कोई किन्हीं को जानकारी है इस बारे में? अच्छा। एनीवन? 2 तरह का बाल्टी दिया गया था, जी सर, ब्लू और ग्रीन कलर का। ब्लू और ग्रीन। ब्लू और ग्रीन। तो कौन कौन इंडिकेट करता है? ब्लू क्या इंडिकेट करता है बताइए? ग्रीन जाता है बायोडिग्रेडेबल के सूखा लिए, और नहीं ग्रीन सूखा जाता है कचरा और बायोडिग्रेडेबल के लिए, और रहती सूखा ब्लू कचरा और रहता भींगा है कचरा सर, ये वेस्ट सूखा कचरा। और गीला के लिए है, हाँ। बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल नहीं, सूखा और गीला। ये हम्म, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए अब ये है वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन की, कैसे कैसे हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, कैसे उसको सेग्रीगेट करेंगे। ये है तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, कि कौन कौन तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है। उसमें भी अलग अलग है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वायरोमिटेशन, कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन, थर्मल ट्रीटमेंट जहां पे हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, केमिकल रिसाइकलिंग। उसमें क्या है, हम लोग अधिक से अधिक उसको कैसे रिसाइकल करें, कैसे उसको हम लोग डिस्पोज कर सके और हम उसको यूज कर सके। वेस्ट टू एनर्जी, कैसे वेस्ट को एनर्जी बनाया जा सके। बायो एनर्जी प्लांट हो सकता है, किन्हीं देखिए
तो ये वेस्ट टू एनर्जी, बायो एनर्जी प्लांट्स हो गया, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल हो गया, प्लाज्मा और गैसिफिकेशन। ये ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ये आपको टर्म पता होना चाहिए। जब वेस्ट मैनेजमेंट की बात आएगी तो कुछ कुछ टर्म, चाहे वो बायोडिग्रेडेशन हो, कंपोस्टिंग हो, ये यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये आपका जीएस आंसर नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि साइंस एंड टेक का कैसे यूज करेंगे, तो साइंटिफिक टर्म इंक्लूड होना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए कि हाँ, कि साइंस को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम वेस्ट को मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको कैसे हम डिस्पोज कर रहे हैं। तो इसलिए इसे हमारा, चाहे वो साइंस के बच्चों को कंफर्टेबल होगा, लेकिन जो स्पेशली आर्ट्स के बच्चे होंगे, ह्यूमैनिटीज के बच्चे होंगे, आगे देखिए। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी हजार्डस होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो सकते हैं, बायोमेडिकल हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं, उसको हम लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी, ये भी एक कंसेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी का, जिसमें हम लोग एक ही उसको कितना बार हम रिसाइकल करके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, और एक कौन प्लास्टिक होता है, दो तरह का प्लास्टिक होता है ना, कोई बताइए। थर्मोस्टेटिक। प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, और एक कौन होता है? थर्मोसेटिंग और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है, Hemostatic. थर्मोस्टैटिक। स्टैटिक एंड थर्मोसेटिंग। तो कौन सा होता है जिसको कि हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, या वो अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते? थर्मोसेटिंग सर। थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग को सर रिसाइकल नहीं कर सकते, एक बार हीटिंग के बाद फिक्स्ड हो जाता है वो। हाँ, ठीक है, इस सबसे तो कम से कम बाकी है बच्चे। ठीक है, ओके ओके, गुड गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये फिर हो गया डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि कैसे हम लोग आईसीटी का यूज करके कैसे वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसमें हम लोग बताते हैं बार बार कि आईईसी तो यूज करेंगे ही, उसके अलावा एआई का, मशीन लर्निंग का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जीआईएस का, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए आप कितना पॉइंट हो गया, एक पॉइंट, इसमें भी सब पॉइंट्स है, पहला पॉइंट में भी सब पॉइंट्स है, फिर इसमें सब पॉइंट्स है, फिर यहाँ देखिए, इधर देखिए, वेस्ट टू एनर्जी में अगर मान लीजिए रफली आप देखते हैं तो कुल हम 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट के अंदर भी सब पॉइंट से दो दो, अगर ये 36 मार्क्स का आता है, अगर आप सिर्फ पहले ये बना देते हैं, ये माइंड मैप, आपका ये 5-6 नंबर तो कहीं जा रहा है। बाकी आप जितना अच्छा डिस्क्राइब कर पाते हैं, जितना अच्छा मैप्स बना पाते हैं, ये आपके ऊपर है, कैसे उसको हम एक्सप्लेन करें। लेकिन ये माइंड मैप है कि हम इतना जरूर बात लिखेंगे और इससे डिविएट भी नहीं होंगे, क्योंकि समानता होता है क्या, जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो डिविएट होने का चांस होता है, कुछ एग्जाम्पल देने में स्कीम, मतलब वो डिविएट होने का चांस होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन लिखें, चाहे GS1 में लिखें, GS2 में लिखें, या किसी भी सेक्शन में लिखें, तो ये हमारा माइंड मैप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस तरह से होना चाहिए। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए, पहला क्या है, वेस्ट रिडक्शन एट सोर्स। अब क्या है कि हम लोग कैसे करें कि जहां से वेस्ट निकल रहा है उसको हम रिडक्शन करें। क्या होना चाहिए उसके लिए? इको डिजाइन एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब डिजाइन जो हम लोग आइटम्स बना रहे हैं, ऐसा हो कि वो जैसे कि जूट का थैला है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम लोग हटाएं, उसको यूज नहीं करें, जूट का थैला यूज करें, या हम लोग पेपर का थैला यूज करें, इको फ्रेंडली डिजाइन का हो, और वो हमेशा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए और वो बायोडिग्रेडेबल हो। तो ये आप टर्म लिखेंगे, इस तरह का टर्म लिखने की आदत सीखना होगा कि इको डिजाइन एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या हो सकता है, इनोवेशन लाइक इको डिजाइन एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग फोकस ऑन डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स विथ मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले बात ये, अगर आपको पता है तो आप उसको बात बना सकते हैं और एग्जाम्पल दे देंगे। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग कर सकते हैं, ताकि इजिली उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, वेस्ट कम निकलेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस। हम लोग आईसीटी के माध्यम से कंज्यूमर अवेयरनेस करते हैं कि हमेशा प्रयास करें कि प्लास्टिक कम से कम यूज करें, जो भी यूज करें बायोडिग्रेडेबल हो। आजकल तो बांस का भी बन रहा है मग,
मतलब ऐसा आइटम्स यूज करें जो कि लेस इन्वायरमेंटल को इम्पैक्ट करे। आईसी के माध्यम से हम लोग प्रचार कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एग्जाम्पल में हमने दे दिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक या लाइफ, जो हम लोग स्कीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाए थे, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये आप कैसे देखिए लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे हमने लिंक किया, यहाँ हमने इकोनॉमिक ये इको फ्रेंडली डिजाइन जो हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे हमने आईसीटी से लिंक कर दिया, टेक्नोलॉजी लिंक हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन, कि कैसे हम लोग वेस्ट को, जो भी वेस्ट अगर निकल गया उसको कैसे कलेक्ट करेंगे और सेग्रीगेट करेंगे। तो क्या करना है, पहले जो हम लोग वेस्ट जो कलेक्ट करें वो क्या हो, और स्मार्ट वेस्ट कलेक्शन सिस्टम हो। जो डस्टबिन है, अब देखिए ये टर्म्स देखिए, डस्टबिन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, स्मार्ट बेंस दैट इज इक्विप्ड विथ सेंसर यूजिंग टेक्नोलॉजी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिस तरह से पंखा, जिस तरह से आपका टेलीविजन, सीसीटीवी कैमरा, बल्ब, घर बैठे या ऑफिस बैठे ही आप संचालन कर सकते हैं, बंद ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसी तरीके से डस्टबिन जो अब स्मार्ट बिन हम यूज करेंगे, उसमें सेंसर लगा हो और उसको अलग करना है, उसमें हमने प्रोग्रामिंग डाल दिया है, ऑटोमेटिक अलग कर देगा। ये तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोमेशन सेग्रीगेशन टेक्निक्स। अब उसमें आप देखिए ये अगर लिख दिए, अब टाइटल नहीं, 2 लाइन लिखना है, यूज ऑफ रोबोट AI फॉर सेग्रीगेट स्मार्टली। अब जैसे एक मेथड है ऑप्टिकल सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी, इसमें लाइट को यूज करके हम लोग उसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कचरा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? Yes, sir. ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है? No, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, अब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। अलग अलग तरीका है। एक मैंने बताया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग पढ़ते हैं वायो रिमिडिएशन। ये सब शब्द का नाम याद रखना होगा। जब भी वेस्ट ट्रीटमेंट की बात आएगी, वेस्ट मैनेजमेंट की बात आएगी, तो आपको ये सब शब्द याद होना चाहिए। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, वायो रिमिडिएशन। इसमें क्या होता है बताइए कोई। बैक्टीरिया ऑक्सी या किसी ऐसे माइक्रो ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड करते हैं वेस्ट को इन ऑक्सीजन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके ओके, गुड गुड। अब देखिए कंपोस्टिंग में भी 2 तरीका है, वर्मी कंपोस्टिंग और विंडो कंपोस्टिंग। बताइए ये क्या होता है दोनों। वर्मी में आई गेस वो टेपवर्म या अर्थवर्म यूज करते हैं, दूसरे वाले का आइडिया नहीं। एनीवन कोई दूसरा को बताइए। विंडो केचुआ से कंपोस्टिंग बनाया सर जाता है नॉर्मल ऊपर। हो जाएगा, नॉर्मल सिचुएशंस में हाँ छोड़ बिल्कुल देंगे तो भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टर्म है, देखिए ये सिंपल से टर्म है, आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए आप टर्म जितना अच्छा आप टर्म सीखेंगे उसको अच्छा लगेगा, नया चीज, इनोवेटिव। एनॉर्बिक, इसमें क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस बायोगैस। अभी ये इंदौर और पुणे में इस तरह का चल रहा है प्रोसेस, जहाँ पे प्रोसेसिंग किया जाता है। फर्मेंटेशन, जहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो अब देखिए बायोलॉजिकल में आया, आप ये सब नहीं भी लिखेंगे, एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे, आप सिर्फ ये सब भी लिख देंगे, तो भी मान लीजिए जैसा समय है। लेकिन अगर आपके पास समय है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो एक एक लाइन एक्सप्लेन भी करते हुए निकलना है। उसी तरीके से थर्मल ट्रीटमेंट अलग अलग तरीका है। इंसिनरेशन करते हैं, पायोलाइसिस करते हैं, गैसिफिकेशन करते हैं। इंसिनरेशन में क्या होता है, कंबसन ऑफ सब्सटेंस, उसमें वेस्ट टू एनर्जी, कि कैसे हम लोग वेस्ट टू एनर्जी बना सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किया जाता है। देखिए तीनों में बेसिक डिफरेंस यही है। पायोलाइसिस में हैवी ऑयल प्रोडक्शन होता है, इसमें देखिए ये होता है आपका एनॉर्बिक टेम्परेचर में। एनॉर्बिक मतलब
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई होता है पायरोलाइसिस में, टेम्परेचर ऑफ 400 टू 600 डिग्री सेल्सियस। गैसिफिकेशन भी एनोडिक में ही होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर कम होता है और जनरली इसमें जो प्रोड्यूस होता है वो बायोगैस प्रोड्यूस होता है गैसिफिकेशन में। इसको और भी नाम दिया जाता है, बायोगैसिफिकेशन भी कहते हैं, इसी का नाम है बायोगैसिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये तीनों टर्म आप ध्यान रखेंगे कि जब भी थर्मल ट्रीटमेंट करके हम लोग कैसे वेस्ट को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं और उसको कैसे हम लोग रीयूज कर सकते हैं, कैसे रीयूनेबल बना सकते हैं, चाहे वो बायोगैस के माध्यम से हो, बायो एनर्जी के माध्यम से हो, या हम लोग एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया थर्मल ट्रीटमेंट। तो ये 3 टर्म आप ध्यान रखेंगे, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन। इसी में कहता है केमिकल रिसाइकलिंग। जो भी आपका प्लास्टिक से जो भी कचरा है उसको केमिकल रिसाइकलिंग के माध्यम से हम लोग नया मटेरियल बना सकते हैं। जैसे आजकल देखते हैं ना कि मान लीजिए प्लास्टिक को गला करके उसको फिर फैक्ट्री में ले जाया जाता है और फिर नया आइटम, ताकि उसको यूज किया जा सके, उसको गला करके एक शेप दिया जाता है। तो ये हो गया कि केमिकल रिसाइकलिंग करके हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और वेस्ट को रिडक्शन कर सकते हैं। चौथा है वेस्ट टू एनर्जी। अब एनर्जी का नाम बायो एनर्जी प्लांट हो सकता है। एक नया चीज है ये देखिए, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं RDF। इसमें क्या होता है, जो भी नॉन रिसाइकेबल वेस्ट है उसको प्रोसेस करके RDF बनाया जाता है, जो कि यूज्ड एज ए फॉसिल फ्यूल इन इंडस्ट्री लाइक सीमेंट एंड। सिंपल समझिए कि जो भी वेस्ट है उसको हम लोग एक प्रक्रिया के तहत उसको फ्यूल के एज ए फॉसिल फ्यूल, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री सीमेंट का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो सकता है। उसका नाम है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल में जाना कि कैसे क्या हो रहा है, ये समझिए कि RDF है क्या, तो जो भी वेस्ट का ट्रीटमेंट करने के बाद फॉसिल फ्यूल का एक रिप्लेसमेंट है। जो फॉसिल फ्यूल बर्बाद होता, हमने वेस्ट से ही उसको फॉसिल फ्यूल बना लिया और उस फ्यूल को हम लोग फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में यूज कर लिया। दैट इज कॉल्ड RDF, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह से प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन, ये क्या होता है बताइए कोई, एनीवन? प्लाज्मा नाम से क्लियर है, बताइए। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर बना। हाँ, हाई टेम्परेचर पे क्या क्या आता है, हाई टेम्परेचर वेस्ट को गर्म डिकम्पोज करेगा करते हैं जिससे ये और उसमें गैस बन जाएगा। हाँ क्या प्रोड्यूस होता है, सीन गैस। क्या फुल फॉर्म सीन गैस का, फुल फॉर्म सॉरी मतलब फॉर्मूला क्या है, CO+H2। CO+N2। ठीक है, गुड। नहीं, N2 तो प्रोड्यूसर कैसे होगा ना, ये तो सॉरी H2। तो ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन मतलब, प्लाज्मा का मतलब एक था कि जब हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जब हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा आर्क बना करके जब हम लोग वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सीन गैस प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन। इसके माध्यम से भी हम लोग वेस्ट टू एनर्जी बना सकते हैं और वेस्ट का रिडक्शन कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, जो हमारा ई वेस्ट है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स का, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम लोग यूज ऑफ हाइड्रोमेटालिक एनर्जी, पायरोमेटालिक एनर्जी मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल, जो उसमें मेटल्स इंपॉर्टेंट हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, कॉपर हो, उसको हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो कैसे हम लोग अधिक से अधिक जो भी हमारा ई वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जा सकता है ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। इसी तरीके से प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, कन्वर्ट प्लास्टिक वेस्ट इनटू मोनोमर्स, क्योंकि प्लास्टिक जनरली क्या होता है, पॉलीमर्स होता है। तो हम लोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, जो उसका पॉलीमर्स है उसके मॉलिक्यूल को तोड़ करके वो मोनोमर्स बनेगा और एक नया प्लास्टिक, जिसको हम लोग बात कर रहे थे थर्मोप्लास्टिक के बारे में।
कि उसको दूसरे प्लास्टिक में चेंज करके हम लोग नया शेप दे सकते हैं और उसका हम लोग रीयूज कर सकते हैं। केमिकल रिसाइक्लिंग ऊपर पढ़े ही हम। इलेक्ट्रोकेमिकल रिसाइक्लिंग, इसमें क्या करेंगे बताइए कोई, ये क्या मेथड है? इसमें सर इलेक्ट्रिक और केमिकल दोनों एक साथ ही होगा सर। केमिकल रिएजेंट डालेंगे कुछ और इलेक्ट्रिक भी, दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल। कोई और बताइए। केमिकल रिसाइकलिंग ही है सर, बट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके करेंगे। हाँ, बैटरी है या फिर कोई केमिकल, मतलब उसका अगर डिकम्पोजिशन करना है देन वी कैन यूज इलेक्ट्रोकेमिकल रिसाइकलिंग। केमिकल रिसाइकलिंग ही है, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं और उसके माध्यम से रिसाइकलिंग करते हैं तो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिसाइकलिंग। ये देखिए, रिवर्स वेंडिंग मशीन, ये क्या है ये बताइए कोई। ये तो आप लोग देखते होंगे, क्या है ये? आरवीएम। ये प्लास्टिक का बॉटल वगैरह को जो हाँ, रिसाइकल करते हैं ना, जो हाँ, क्रश कैन। जो क्रश किया जाता है, आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा गाड़ी को भी सबको क्रश कर दिया था। क्रश करके वो पार्टिकल्स बना लिया जाता है। पार्टिकल्स बनाने के बाद फिर उसको हम लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, जो शेप हम बनाना चाहते हैं। प्लास्टिक का बोतल्स हो, गाड़ियां हो, मेटल्स हो, सब कुछ उसमें क्रश हो जाता है। क्रश होकर के एक स्मॉल पार्टिकल्स बना, फिर उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। इसका क्या नाम है? रिवर्स वेंडिंग मशीन्स। देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन वही चीज अगर ये लिख देंगे तो लगेगा नहीं, बट बहुत मतलब टेक्निकल चीज हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यही तो सीखना है। जानता तो हर चीज है, लेकिन आप कितने अच्छे प्रेजेंट कर पाते हो उस लिमिटेड समय में, उस लिमिटेड वर्ड्स में, लिमिटेड पेज में, दैट इज मोर चैलेंजेबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या कहीं कुछ कंफ्यूजन है बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी हैजार्डस सब्सटेंस होता है उसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। कुछ कुछ मेथड है, याद रखते हैं तो भी ठीक, नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रख सकते हैं। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको हम लोग ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। इसका नाम है स्टरलाइजेशन। जैसे अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना होता है तो सबसे पहले जो भी मतलब उसके पास चाहे वो कैंची हो, जो भी अस्तूरा होता है, उसको क्या करते हैं वो लोग? स्टरलाइजेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी सर इससे जो पहले सर्जिकल बैक्टीरिया सबको मारता जो है। सर्जिकल सर जो हाँ, सर्जिकल हाँ, वो है ना हाँ, इंस्ट्रूमेंट हाँ, है, उसको पहले तो क्लीन कर दे ताकि उसमें कोई हाँ, बैक्टीरिया ना हो, कोई वायरस ये हाँ, सब। हाँ, बिल्कुल। डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है सर। हाँ, तो इसको बस वही देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इसको आप ध्यान रखें। वो तो प्रक्रिया आप जान रहे हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? ऑटो क्लेविंग। क्या नाम है? ऑटो क्लेविंग। अब उसमें जैसे देखिए, आप सिंपल अगर आप जाते हैं सैलून में भी जाते हैं तो भी तरीका है। जब आपका जो अस्तूरा है उसको स्टरलाइज करता है, कैसे? अगर आप बढ़िया डेटॉल से। डिटॉल डिटॉल से से डिटॉल सर, या गर्म वाटर पानी से। में हाँ, गर्म पानी में डिटॉल से बिल्कुल, कपड़ा से पोंछ देता है बिल्कुल। कभी कभी। नहीं, कपास नहीं, तो वो स्टरलाइज नहीं हुआ। स्टरलाइज का मतलब हुआ कि जब तक उसमें डिटॉल नहीं है, जो भी आपका डिसइंफिकेंट, जो भी ऐसा हो जो कि क्लोरिनेशन, जहाँ पे क्लोरीन का यूज हो या अल्कोहल का यूज हो, जो कि उसको न्यूट्रलाइज करे ताकि वो इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पे क्या करा? यूज ऑफ प्रेशराइज्ड स्टीम टू किल इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड इनेचुरल। तो वही कहने का मतलब है कि बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं। माइक्रोवेविंग, जब हम लोग माइक्रोवेव का यूज करके ऑर्गेनिज्म को मारते हैं या जो हमारा डिकम्पोज करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोवेविंग। प्लाज्मा पायोलाइसिस, जब वही चीज है प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन, लेकिन बस वही जब प्लाज्मा में पायोलाइसिस कर रहे हैं, दोनों मिक्स हो गया। प्लाज्मा और पायोलाइसिस हाई टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा पायोलाइसिस। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, विट्रिफिकेशन और डीप जियोलॉजिकल स्टोरेज। विट्रिफिकेशन क्या होता है? जिसमें जो लिक्विड जो वेस्ट होता है, अब उसमें कौन कौन सा वेस्ट हो सकता है लिक्विड वेस्ट? बताइए कोई।
एक न्यूक्लियर फैक्ट्री में क्या क्या हो सकता है लिक्विड वेस्ट के रूप में? एक तो सर पारा हो सकता है, जो अथी है पारा। हाँ ठीक है, हेड कौन? और हैवी वाटर जो होता है Heavy सर, तो वो खुद भी वाटर, हॉट waste वाटर ही में लिक्विड consider वेस्ट हो है। सकता है। हाँ और भी सर तो उसको आर्सेनिक हम का वो लोग, लिक्विड हो सकता। हाँ हो सकता है, जो भी रेडियो एक्टिव आइटम में मेटल से जो भी अगर निकल रहे हैं चेन रिएक्शन से, जो भी अगर एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट हो रहा है, तो उसको हम लोग इस प्रयास करते हैं कि वो सॉलिड बन जाए, सॉलिड ग्लास फॉर्म बन जाए, अल्फाइन ताकि बीटा पार्टिकल। हाँ ताकि वो क्या बताएं, क्या नाम बताएं? अल्फाइन बीटा पार्टिकल अल्फाइन। सर, अल्फाइन बीटा पार्टिकल। अच्छा, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल के पानी में जाके शामिल हो सकता है, तो वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है इन कंपेरेटिव टू सॉलिड, तो उसको हम लोग बोलते हैं विट्रिफिकेशन। डीप जियोलॉजिकल स्टोरेज D2O भी सर न्यूक्लियर वेस्ट है क्या? यूज करते हैं, मतलब वेस्ट हो गया सर फिर कर सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है। सर ये नरेंद्र है जो पिछले बैच में हाँ था हमारा, तो रेवेन्यू ऑफिसर में भी इसका सिलेक्शन हो गया है। ये चलिए, क्लास के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन। अ, इसी क्लास के लास्ट में कुछ बात करेंगे। अच्छा अच्छा, तो हम लोग अच्छी बात है। जी सर। ठीक है, हम लोग पहले जी सर, पढ़ लेते नमस्कार हैं। कार्तिकेय सर। जी सर, मैं लास्ट में बात कर लूंगा सर। जी सर। ओके। ठीक है, ओके। तो ये तो हम लोग ये देख, हाँ कुछ सर मैं पूछना पूछा कि नहीं, कितने भी वेस्ट हो सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, आगे यस बढ़ते सर। हैं। आईसीटी डिजिटल टेक्नोलॉजी, अब ये हम लोग सिखाए भी थे कि हमारा सिलेबस को यूज करके कैसे, ये सब टेक्निकल टर्म था, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। अब ये हमारा हो गया कि जो हमारा सिलेबस है आईसीटी या डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसको कैसे यूज करके हम लोग वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है, डीप लर्निंग हो सकता है, एआई वेस्ट सिस्टम, प्रेडिक्ट वेस्ट जनरेशन पैटर्न, कितना अधिक उस क्षेत्र में वेस्ट जनरेट होता है, किस क्षेत्र में ज़्यादा कहीं रेडियो एक्टिव ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट का, कहीं प्लास्टिक का ज़्यादा होता है, कहीं पे आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ज़्यादा होता है। तो हम लोग इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह का वेस्ट जनरेशन हो रहा है। ऑप्टिमाइज रिसोर्स अलोकेशन, उस माध्यम से हम लोग रिसोर्स को अलोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा फंड की जरूरत है, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग वहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ रिसाइकलिंग, अब जहाँ ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में ज़्यादा फैक्ट्री की जरूरत है, रिसाइकलिंग फैक्ट्री की। जिस क्षेत्र में कम वेस्ट रिडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग फैक्ट्री कम लगाएंगे। ये चीज़ हम, तो ये हम लोग आईसीटी के माध्यम से हम लोग उसको कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। बाकी हम लोग पढ़ते ही हैं, आईईसी अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये तो हमेशा आप यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको कैसे इंटरलिंक करेंगे कि हम लोग जो भी वेस्ट कलेक्शन हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है, सॉर्टिंग हो रहा है, उसमें और अधिक ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, डेटा अच्छे तरीके से स्टोर रहे, तो वो हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, क्वांटम है, आईओटी है, रोबोटिक है। आप इसको, जैसे बैंडिकूट एग्जांपल है, रोबोट है, केरला का है, मैनुअल जी सर, कीचड़ साफ करने के लिए स्कैवेंजिंग के नालियों लिए है। तो ये ध्यान रखना, नाली साफ करने के लिए, नाली के सेप्टिक टैंक के लिए भी साफ करता है ये, शौचालय की टंकी उसको भी साफ करता है। ये हो गया जीआईएस, इसको भी ये हमारा सिलेबस है स्पेस टेक्नोलॉजी में, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मेक अ डाटा पैटर्न, उसमें बहुत सारी चीज़ है, एरियल सेंसिंग और रिमोट सेंसिंग, उसमें हमारे पास बहुत चीज़ है कि कैसे हम लोग ज्योग्राफिकल मैपिंग कर सकते हैं। इस शब्द को ध्यान रखें सब। भौगोलिक मैपिंग, या उसको लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मेक अ डेटा, मेक अ डेटा पैटर्न। अलग अलग तरीका है, भुवन है, नाविक है, यूएस है, सीएमएस है, रिसेट है, कार्डोसेट है, सब आप यूज कर सकते हैं। क्या
यूज टू मैप वेस्ट जनरेशन हॉटस्पॉट्स। हम लोग जीआईएस के माध्यम से देखिए ये शब्द देखिए, ये सब शब्द सीखिए लिखना। हम लोग एक मैप वेस्ट मतलब ऐसा मैप बनाएंगे कि किस किस क्षेत्र में ज्यादा अधिक जनरेशन होता है, वेस्ट जनरेशन हॉटस्पॉट्स हम लोग पढ़ते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। प्लान कलेक्शन रूट्स, किस कहाँ पे कैसे जाएगा कलेक्शन होगा। मॉनिटर लैंडफिल साइट्स, कहाँ पे लैंडफिल हो रहा है, कहाँ पे हम लोग उसको कचरे को उसको डिकम्पोज करवा रहे हैं। तो ये हम लोग जीआईएस को यूज करके, स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके, सैटेलाइट को यूज करके हम लोग वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये आपका ये भी सिलेबस है, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, नैनो सेंसर्स, नैनो मटेरियल्स, नैनो बायोसेंसर्स, वाटर प्यूरिफिकेशन, नैनो बबल्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, hazardous waste remediation हो सकता है, वाटर प्यूरिफिकेशन। तो ये सब आप नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके आप वेस्ट को कम कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड लिक्विड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हो, या बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, जितने भी तरह के वेस्ट हो सकते हैं। बायोमेडिकल है, तो बायोमेडिकल में ये मान लीजिए अब बड़ा सिरिंज, अब आजकल नैनो टेक्नोलॉजी आ गया तो नैनो इक्विपमेंट्स रहे ताकि कम से छोटा सा सिरिंज हो या ऐसा लिक्विड जिससे कि हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट ही कम प्रोडक्शन हो। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी को लिंक कर सकते हैं। उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को लिंक कर सकते हैं, बायोमेडिसन से, बायो एनर्जी से, बायोगैस से, बायोडिग्रेडेबल आइटम से। ये कुछ नया चीज है, ये रख सकते हैं कि लैंडफिल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे लैंड होता है वहाँ पे जो कचरा सब जमा हो रहा है उसको हम कैसे, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कैसे डिकम्पोज करें, कैसे उसको मैनेजमेंट करें। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। ये थोड़ा सा टर्म अच्छा टर्म है, न्यू टर्म है, उसको हम बोलते हैं लीचेट ट्रीटमेंट। इसमें लीचेट क्या है, एक लिक्विड है, द लिक्विड दैट फॉर्म्स व्हेन वेस्ट डिकम्पोजेस। जब वेस्ट डिकम्पोज होता है तो वो एक लिक्विड होता है, तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग उसको वेस्ट, जो भी वेस्ट निकल रहा है, जब वो लिक्विड बना तो लिक्विड को हम लोग उसको फिल्ट्रेट करके कम से कम वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। बस ये नाम ध्यान रखना है। और उसका मेन पर्पस क्या है कि वो एक ऐसा लिक्विड, जब वेस्ट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ऐसा लिक्विड बन जाता है और फिर उस लिक्विड को हम लोग फिल्ट्रेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीचेट ट्रीटमेंट। उसी तरह से लैंडफिल गैस कैप्चर हेल्प्स टू मिटिगेट जीएचजी, मतलब वही सिंपल सा बात है कि ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कम से कम नुकसान हो, कम से कम एनवायरमेंट पॉल्यूट हो। ये आपका लैंडफिल टेक्नोलॉजी हो गया। क्लियर है? सिस्टम टू कैप्चर CH4 गैस, इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं अधिक से अधिक जो भी गैस है, मीथेन हो गया या CO हो गया, CO2 हो गया, उसको कैप्चर किया जाए और इन्वायरमेंट में कम से कम नुकसान हो। जो भी वेस्ट है, हम लोग वेस्ट को जब रिसाइकल करते हैं, वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लैंडफिल गैस कैप्चर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर जो ये पार्क वार्क बनाता है, ई वेस्ट का पार्क बनता है, वो सब हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें? ई वेस्ट पार्क जो बनता है एकदम ऐड कर सकते हैं, एकदम ऐड कर सकते। वो आप कहाँ ऐड करेंगे, अभी हम उस पे आ रहे हैं। वो आप ऐड करेंगे इनिशिएटिव में, कि उससे संबंधित क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले रखा है और क्या होना चाहिए सजेशन में। आप, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें प्रयास करना है कि जब एप्लीकेशन पे हम बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक टर्म को इन्वॉल्व करें। लास्ट में जब आपसे पूछ रहा है कि सजेशन, ये भी बताइए कि इनिशिएटिव बताइए कि गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है, उसमें आप लिखेंगे कि वर्तमान में गवर्नमेंट क्या कर रही है, या हमारी तरफ से सजेशन ये होना चाहिए कि जिस तरह का ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है, तो या वेस्ट टू एनर्जी पार्क जैसे भुवनेश्वर में बनाया गया है जी का। तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन जो होता है, रा प्रोडक्ट प्लांटेशन जब करते हैं उसमें स्टॉक्स, स्टेम्स, लीव्स का करते हैं, प्रोसेसिंग करने क्या क्या बूट, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें
जब फर्स्ट जनरेशन के बाद जो आपका सेकेंड जनरेशन होता है, इसमें कौन-कौन सभी लोग जो पढ़े हैं, गैसिफिकेशन, लिक्विफिकेशन, पायरोलाइसिस, कंबशन। उसी में 2 तरीके का होता है। एक तो आपका हो गया कि बायोलॉजिकल वाला हो गया, एक थर्मोकेमिकल वाला हो गया। तो ये डायग्राम है, ऐसा तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट जनरेशन में कौन-कौन चीज़ें आती है, सेकेंड जनरेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे गैसिफिकेशन, लिक्विफिकेशन, पायरोलाइसिस, कंबशन, थर्मोकेमिकल में वही एनॉर्बिक, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बायोगैस बनता है, एल्कोहलिक में एथेनॉल बनता है, बायोकेमिकल में हो गया ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें बायोडीजल बनता है। तो ये है, उसमें पढ़ सकते हैं। तो है साइंस ज़्यादा टफ हो रहा है क्या? किन्हीं को दिक्कत थोड़ा बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। ये सारे टर्म जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब टर्म थोड़ा देखिए, अब पॉसिबल 20-25 टॉपिक्स है, जिस तरह से पॉलिटी में ऐसा या आपका हिस्ट्री में, उसी तरीके से यहाँ भी है। जब इतना तरीके से आप सीख लेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली लिंक कर पाएंगे किसी भी तरह का, किसी फील्ड में, चाहे वो स्मार्ट सिटी, चाहे हेल्थ, चाहे एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, आप इजीली लिंक कर पाएंगे। उसमें तो 3-4 जो आपका नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये तो हर हाल में, और आपका आईसीटी, ये चारों तो कहीं भी लिंक हो जाएगा। तो ये 4 तो जो आपका सिलेबस का पार्ट है, उसको तो लिंक कर ही देना है, जबरदस्ती भी लिंक कर देना है, और लिंक हो ही जाता है। आईसीटी है तो अवेयरनेस का काम है, एआई है, रोबोटिक है, नैनो टेक्नोलॉजी है तो जितने भी नैनो चीज यूज करेंगे उतना अच्छा, स्पेस बचेगा, इन्वायरमेंट के नुकसान कम होगा। बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी अलग अलग तरीके से जीन एडिटिंग कर सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं, ताकि हम लोग रेसिस्टेंट बनाएंगे। तो ये सब लिंक करना है, जब भी आप लेके, ये आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसको कर सकते हैं, चाहे पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, हेल्थ है, कि आपका वेस्ट मैनेजमेंट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आंसर ऐसा लिखना, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर वही 36 में 12 नंबर, 10 नंबर, फिर होता है कि 12 नंबर ही क्यों दिया गया, हमको तो और नंबर मिलना चाहिए था, हमने 5 पेज लिखा, 6 पेज लिखा, क्योंकि वो प्रश्न जीएस का नहीं है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। बिल्कुल सर, इसमें आपको एक सेकंड सर, ऐसे कुछ जो 69th के बच्चे थे, जो हमारे पुराने बच्चे थे, उन्होंने कॉपी सेंड किया है कि सर मेरा कॉपी चेक किया जाए। तो मैं एक अधिकारी को दिया हूँ, उन्होंने नाम बताने से मना किया है कि किस पोस्ट पे हैं, वो बिहार पुलिस सर्विस के सिलेक्टेड लोग हैं। तो उनको चेक करने के लिए दिया है, तो उन्होंने चेक करके वापस भेजा है उस कॉपी को। तो उन्होंने लिखा है कि इनको नंबर ठीक ही मिला है, यहाँ पे इनकी गलती इतनी है, आप देख लीजिए सर। और इनका कंप्लेन ये था कि सर मेरा इतना कम मार्क्स क्यों दिया गया है, वो नहीं हो पाया 1-2 नंबर से, तो उनको कॉपी मिल जाएगा वैसे वापस में। आप देखिए कि आप ये सब टर्म का जब यूज नहीं करते हैं, तभी जाकर के कम मार्क्स आपको आते हैं और फाइनल सिलेक्शन से रुक जाते हैं। ओके सर। सिंपल सा सिलेबस ही है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर जब उसे आपसे जीएस का सब्जेक्ट पूछना होता, तो फिर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों इंक्लूड करता सेक्शन 3? उसे जीएस का आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं। तो प्रशासक बन रहे हैं, तो जैसे कि अभी हमारे पंचायत में ई पंचायत पोर्टल है, तो जिला में होता है जिला प्रोग्रामर, या आपको क्या सिखाएगा, हमें पता है कंप्यूटर, लैपटॉप, क्या उनको क्या सिखाएगा? या जो हमारे अकाउंटेंट काम करता है, ब्लॉक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है, पंचायत एग्जीक्यूटिव, क्या सिखाएगा हमको? कुछ नहीं आता उसको, उसी में पागल रहता है। एक बार देख लिया आदमी सीख गया। तो व्हेन यू हैव दैट स्किल, आपको पता रहेगा तब तक कि एक्सेल कैसे काम करता है, वर्ड कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग क्या करता है, उसमें करना कुछ नहीं है। उसी तरीके से इसलिए इतना टेक्नोलॉजी थोड़ा सा जानना है एक प्रशासक, ताकि आप जो कर रहा है या आप मॉनिटर कैसे करेंगे पता होना चाहिए। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना होता है और क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका यहाँ से जीएस शुरू हो जाता है। जीएस का क्या क्या लिमिटेशन है जानते ही हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट, कोई भी फैक्ट्री लगेगा, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगेगा या ऑटोमेशन सिमुलेशन का प्लांट लगेगा, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगा।
पब्लिक अवेयरनेस, अभी भी पब्लिक अवेयरनेस कम है, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक का लेकर के हो, जूट बैग्स का लेकर के हो। अभी भी हम लोग आदत में नहीं है, बिना थैला लिए ही निकल जाते हैं सब्जी लाने के लिए, उसके बाद वहाँ से पन्नी लेके आ जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो एस्पायरेंट हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको तो एटलीस्ट इतना कंसर्न होना चाहिए कि नहीं, कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें या उसको रीयूजेबल बनाएँ। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना होना चाहिए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक वेस्ट को डिस्पोजल कर सकें। ई वेस्ट मैनेजमेंट इतना मात्रा में, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, अकॉर्डिंग टू टेडी। टेडी का फुल फॉर्म बताइए कोई? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। गुड। तो अकॉर्डिंग टू टेडी क्या है, इंडिया जनरेट्स 62 मिलियन टन्स, 62 मिलियन टन्स वेस्ट एक साल में प्रोडक्शन करती है। उसमें से 43 तो हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं और मात्र 12 मिलियन हम लोग ट्रीट कर पाते हैं। 43 और 12 कितना होगा? 51, 55 ही होगा। उसके बाद भी बच जा रहा है 7, जो कि हम लोग तो उसको कलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। वो कहीं भी इन्वायरमेंट में ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। कितना नुकसान है, ये डेटा याद रख सकते हैं। सर रैपिड अर्बनाइजेशन, ये ट्रीटेड वाला तो विद इन कलेक्टेड में आ जाएगा सर, तो दैट मीन्स हम लोग 20 मिलियन कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। ये आपका कलेक्ट किए 43, ठीक है, ओनली मात्र 12 मिलियन ट्रीट कर पाए। उसको ट्रीट का मतलब हो गया कि उसको हम लोग रिसाइकल कर लिए या उसको हम रीयूज कर लिए। ये जो हुआ, ये तो ऐसे ही बाहर फेंक दिया गया, उसको कलेक्ट भी नहीं कर पाए 7 मिलियन को। 7 मिलियंस को हम लोग कलेक्ट जब होगा, तो मान ली, जैसे ट्रीट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग वेस्ट टू एनर्जी बना लिए, या यहाँ पे क्या हुआ कि सेग्रीगेट कर लिए। ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमारे पास उतना ट्रीटमेंट प्लांट भी तो होना चाहिए। कहाँ है प्लांट? जैसे सर कलेक्ट कर दिल्ली में पहाड़ बन गया है, वैसे कलेक्शन तो वो हो गया। हाँ, तो ट्रीटमेंट 12 का हो रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कलेक्शन के बाद दूसरी प्रक्रिया ट्रीटमेंट की होती है। तो कलेक्शन तो हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? ट्रीटमेंट तो मात्र 12 मिलियन का ही हुआ ना, और ये 7 तो कलेक्शन भी नहीं हो पाया। तो ये स्थिति है। रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, उसके कारण से बहुत सारा वेस्ट निकल रहा है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, आज भी हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्री बनाया उसको हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। ये लिमिटेशन हो गया, बोटलनेक्स हो गया, अवरोधक। ये देखिए, जब भी आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन या क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, मैं बताया हूँ कि आप ऐसे पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल, कौन कौन सी संस्था उसमें लगी हुई है, कौन कौन सी पॉलिसीज और एक्ट्स है, और क्या कैंपेन और इनिशिएटिव है। बाइफरकेट करके पढ़ना है। माइंड मैप दिमाग में चलेगा कि इसमें ये संस्था इससे संबंधित है, ये पॉलिसीज है, ये गवर्नमेंट के स्कीम्स है, कैंपेन्स है। ठीक है, जब भी पढ़ेंगे। अब उसमें भी संस्था में जब बात आएगी, देख रहे हैं दोनों तरीके का संस्था है, नेशनल, इंटरनेशनल। नेशनल में कौन कौन सी संस्था जो इससे संबंधित है। अब मैं यहाँ लिखने का मतलब ये है कि आप जब भी पढ़ें तो एक ओवरऑल पढ़ें कि वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन संस्थाएं काम करती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाते हैं राइटिंग में। सर, लेकिन उसके पहले MOUD क्या का है? फुल फॉर्म क्या है? किसका? MOUD नेशनल में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास विभाग, शहरी विकास मंत्रालय। MOEFCC हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। CPCP हो गया, कंट्रोल, क्या होता है बताइए फुल फॉर्म? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। गुड, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसी तरीके से आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। ELB है, अर्बन लोकल बॉडीज। कौन कौन है तीनों? बताइए तीनों कौन कौन है? अर्बन नगर लोकल बॉडीज में पंचायत, कॉर्पोरेशन। तरीके से बोल लो, या तो ऊपर से बोल लो या नीचे से बोल लो।
मतलब सर नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, और रूरल बोर्ड हाँ गुड। इसमें हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हाँ ठीक है, तो जब भी बोले तो ये तरीके से बोले, या तो ऊपर या नीचे से। अब मिक्स नहीं होना चाहिए, पता चला कि बीच में शुरू कर दिए। ठीक, रूरल लोकल बॉडीज हो गया, एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हो गया, एनएफएसएसएम है, एनयूएसपी है, वही बताइए, फुल फॉर्म बताइए। ब्लैंक है। एक पॉलिसी है नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी, ध्यान रख सकते हैं। और ये एनपीएसएसएम है, नेशनल फेकल स्लज, मतलब वही टैंक वाला, तो उसमें बहुत सारे मजदूर मर जाते थे, इसके लिए पॉलिसी लाया गया था। इसमें एक संस्था भी है, नेशनल मिशन फॉर सफाई कर्मचारी एक संस्था भी है। तो ये सब आपकी संस्थाएं जो कि नेशनल लेवल पे है, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित काम करती है, पॉलिसी गाइडलाइंस, ये मॉनिटरिंग। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कन्वेंशन है, कुछ संस्थाएं भी है, यूएनईपी, हाँ एक सीएससी, इसी में ऐड कर सकते हैं नेशनल वाले में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये क्या है, कौन सी संस्था है ये, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, या एनजीओ, क्या है? एनजीओ। हाँ ये एनजीओ है, एक गवर्नमेंट का नाम इसका लगता है कि ये गवर्नमेंटल संस्था, लेकिन ये एनजीओ है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सर और कुछ कन्वेंशन, हाँ बताइए। सर जैसे जो सेप्टिक टैंक के लिए पॉलिसी बताए हैं, अगर इस टाइप से वेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन में या फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आंसर राइटिंग कर रही और वहां पे रिविजन आ गया, जैसे कि अगर दिमाग में आ रहा है कि नमस्ते स्कीम है या फिर रिहेबिलिटेशन और स्कीम है, और वहां पे लग रहा है कि लिख दे, लेकिन एज पर डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन नहीं है, तो इस चीज से कैसे टैकल करेंगे? तो उस चीज के टैकल करने के लिए आप माइंड में बनाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले ही हमने स्टार्टिंग में ही बना दिया कि आप डिविएट नहीं करेंगे, कि आपको क्या प्रश्न का डिमांड है। इनिशिएटिव और मीजर्स की बात हुई है तो आप लिख रहे हैं, अगर इनिशिएटिव और मीजर्स की बात नहीं होगी तो आप नहीं लिखेंगे। जो मांग है, लिमिटेशन की मांग है तो लिमिटेशन लिखेंगे। हम तो ये एक ओवरऑल अप्रोच बता रहे हैं कि आप नोट्स बनाएंगे तो इसमें सारा कुछ लिंक होना चाहिए, ताकि आपको कैसा भी प्रश्न आए आप उस तरह से मूव कर जाएंगे। उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कि कंटेंट